हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। अब हम हमारे कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होता है? अ मटेरियल विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज़ कॉल्ड फ्यूल। एक ऐसा मटेरियल जिसको बर्न करने पे हीट प्रोड्यूस होती है उसे फ्यूल बोलते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं फ्यूल के, जैसे वुड है, एलपीजी कुकिंग गैस के लिए होती है जो, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस। फ्यूल हमारा एक गुड सोर्स होता है हीट एनर्जी का। क्यों होता है? क्योंकि इसको बर्न करने से हमें हीट एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ फ्यूल कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू कुक द फूड। जो हीट एनर्जी हमें मिलती है यहाँ से फ्यूल को बर्न करने से, तो यहाँ से हम डायरेक्टली फूड को कुक कर सकते हैं, रनिंग मोटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ के अंदर थर्मल पावर स्टेशंस की हेल्प से। एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ देन यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पजेज़। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हम हर जगह आजकल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। The fuels which we use for the various purposes can be in the form of solid, liquid और गैस। जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो अब हमारे पास तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नंबर 1 सॉलिड फ्यूल, नंबर 2 लिक्विड फ्यूल एंड नंबर 3 इज़ गैसियस फ्यूल। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं तीनों के। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं सॉलिड फ्यूल का। सॉलिड का मतलब क्या होता है? जिसकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स ही उसकी वॉल्यूम होती है। तो सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल क्या आएंगे? हमारे पास वुड है, चारकोल, कोल, कोक, एग्रीकल्चरल वेस्ट, काउडंग केक्स, जिनको उपले भी बोलते हैं। अब एक बात करते हैं लिक्विड फ्यूल्स की। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जो मेनली जो कैटेगरी होती है इथेनॉल, ये क्या होते हैं? हमारे लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज गैसियस फ्यूल्स, दैट इज नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड कोल गैस। अब हम इन डिफरेंट फ्यूल्स को अलग अलग पर्पसेस में यूज़ करते हैं, जैसे होम्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होती है, वो मोटर व्हीकल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। कुछ फ्यूल्स होते हैं वो हमारे होम्स के लिए यूज़ होते हैं। होम में क्या क्या यूज़ होता है? जैसे वुड यूज़ होता है फायर के लिए, चारकोल यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है, एलपीजी है जो सिलेंडर गैस होती है, हमारी कुकिंग गैस होती है, एंड केरोसिन ऑयल है जो। सम ऑफ द फ्यूल्स हैं वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कोल है और नेचुरल गैस है। कुछ फ्यूल्स हैं वो व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की भी व्हीकल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इन सब फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यूज़ के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यूज़ का मतलब क्या है? हम फ्यूल्स की एफिशिएंसी देखेंगे कि कौन कितनी हीट प्रोवाइड कर सकता है, कितनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी है, तो उसके बारे में अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट ऑन द बर्निंग। ये आपको पता है कि सारे फ्यूल्स होते हैं बर्न करने पे हीट प्रोवाइड करते हैं। जितने भी फ्यूल्स होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ हीट को प्रोवाइड नहीं करते। इसी चीज़ को तो हम यही तो देखना चाहते हैं कि किसकी कितनी एफिशिएंसी होती है। अलग अलग फ्यूल्स की अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट होती है बर्न करने पे। कुछ फ्यूल्स ज़्यादा हीट देते हैं और कुछ फ्यूल्स लेस हीट देते हैं। तो एफिशिएंसी होती है फ्यूल की, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब आया कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझ। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जब हम किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी देखते हैं कि वो कितनी ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करेगा, कितनी कम हीट देगा, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या उसको उस फॉर्म में देखते हैं। द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग से या कंप्लीट कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, 1 किलोग्राम फ्यूल से, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है, क्या होती है? किलो जूल पर केजी। क्यों होती है किलो जूल पर केजी? क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू का? हीट प्रोड्यूस्ड पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो इसीलिए ऊपर यूनिट हमारी आएगी किलो जूल जो हीट की होती है, और नीचे क्या आएगी? केजी, जो हमारा फ्यूल की हम लेते हैं 1 केजी, वो, जिसको हम शॉर्ट में इसी तरीके से लिख सकते हैं KJ पर केजी। वी नोट दैट केरोसिन इज़ अ फ्यूल। हमें पता है केरोसिन फ्यूल है। अब हम क्या करेंगे? 1 किलोग्राम केरोसिन लेंगे और उसको कम्प्लीटली बर्न करेंगे। तो वहाँ से सपोज कर लेते हैं कि 45,000 किलो जूल की एनर्जी हमें मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैलोरीफिक वैल्यू, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू थी ये?
कैरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू किसके इक्वल होएगी 45,000 ऑफ किलो जूल डिवाइड बाय में 1 kg ऑफ फ्यूल, तो इट मीन्स 45,000 किलो जूल पर केजी। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, साथ में हीट वैल्यू ऑफ द फ्यूल भी बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू कुछ कॉमन फ्यूल्स की हमें यहाँ नीचे दे रखी है, एक बार आप इनको देख सकते हो। जैसे काउडंग केक है, उसके कितने होते हैं 6,000 से 8,000 तक होती है। जैसे डीजल है, डीजल की 45,000 kg के किलो जूल पर केजी होती है। हाइड्रोजन गैस है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से हम यहाँ से इनको कंपेयर कर सकते हैं, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। इट मीन्स उनकी एफिशिएंसी कम या ज़्यादा कैसे है। अब ऊपर वाली टेबल से हम ये देख सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 55,000 है। और इससे हम ये बोल सकते हैं जो कैलोरीफिक वैल्यू है एलपीजी की इतनी है, इसका मतलब ये हुआ जब 1 किलो एलपीजी हमारी बर्न की जाएगी, 1 kg एलपीजी जब बर्न होएगी तो उसमें से 55,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होएगी। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है। कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू काउ डंग, केक्स और कोल, और या फिर जितने भी इसके ऊपर एलपीजी के ऊपर दे रखे हैं इन सब से इसकी वैल्यू एलपीजी की ज़्यादा होती है। तो दिस मीन्स दैट एलपीजी को बर्न करें, अगर सेम अमाउंट में हम काउ डंग केक लेते हैं या कोल लेते हैं, वुड लेते हैं, अगर सेम अमाउंट में उनको बर्न करेंगे तो एलपीजी हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी या ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमें देगी। सो वी आर आस्क्ड टू हीट सम वाटर टू बॉयल इट, देन वी शुड प्रेफर टू यूज़ एलपीजी एज फ्यूल रादर देन काउ डंग केक्स और द कोल। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि थोड़ा बहुत पानी गर्म किया जाए या कुछ और काम किया जाए तो हम एलपीजी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो कम अमाउंट में लगेगी और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। वी विल नाउ सोल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। कैलोरीफिक वैल्यू के अब हम कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 1 है। एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जिसमें 4.5 kg फ्यूल का कम्प्लीटली बर्न किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, दैट इज़ 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्नड। जो हीट प्रोड्यूस होएगी वो कितनी मेज़र की जा रही है 180,000 किलो जूल है। तो कैलोरीफिक वैल्यू हमें फ्यूल की कैलकुलेट करनी है। अब इसने क्या बोला है कि 4.5 kg बर्न करने से इतनी कैलोरीफिक वैल्यू हमारी प्रोड्यूस हो रही है, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है जितनी भी हम हीट प्रोड्यूस होएगी वो पर केजी होनी चाहिए, मतलब सिर्फ 1 kg में होनी चाहिए। तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, जब 4.5 kg में 4.5 kg ऑफ फ्यूल हमें कितनी कैलोरीफिक वैल्यू हीट प्रोड्यूस हो रही है 180,000, तो 1 kg में कितनी होएगी, दैट इज़ 180,000 अपॉन 4.5 kg। तो इट मीन्स 1 kg में कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होएगी, दैट इज़ 40,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू हमारी कितनी है 40,000 किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक सैम्पल प्रॉब्लम 1 सेकेंड और देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैलोरीफिक वैल्यूज कीपिंग द फ्यूल विद द लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फर्स्ट। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास फ्यूल्स गिवन है, जैसे केरोसिन है, हाइड्रोजन गैस है, एलपीजी है, कोल है और वुड है। इनको हमें अरेंज करना है कैलोरीफिक वैल्यूज़ की फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं ऊपर वाली टेबल से, केरोसिन, हाइड्रोजन गैस, एलपीजी, कोल एंड वुड। यहाँ देखो केरोसिन, एलपीजी, वुड, कोल एंड ये था हमारे पास, एंड हाइड्रोजन गैस थी। तो इनको हम देखेंगे किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। सबसे पहले कम का लिखेंगे, जैसे सबसे पहले वुड, फिर कोल, फिर केरोसिन, फिर एलपीजी एंड फिर हाइड्रोजन गैस।
अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या होता है, गुड फ्यूल क्या होता है, जो कम्प्लीटली बर्न हो सके, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, उसी को हम आइडियल फ्यूल बोलते हैं। आइडियल फ्यूल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करे। दूसरा, इजीली वो बर्न कर सके एयर में मॉडरेट रेट पे। तीसरा, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए उसका, ना ही तो ज़्यादा कम होना चाहिए। अगर इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा ही कम होएगा तो वो अपने आप बर्न करने लग जाएगा। अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई होएगा तो बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद भी शायद वो बर्न ना हो इजीली। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज और लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। तो बर्निंग के बाद वो इन्वायरमेंट को भी गंदा ना करे, पोल्यूट ना करे, तो ऐसा हमारा फ्यूल होना चाहिए। चीप होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी हमारी आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल की। प्लीज़ नोट दैट देर इज़ परहैप्स नो फ्यूल विच कैन कंसिडर टू बी एन आइडियल फ्यूल। वी शुड चूज़ अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। क्योंकि क्यों नहीं होता आइडियल फ्यूल, कोई भी किसी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही है। ये सारी क्वालिटीज़ रेयर ही मिलेंगी किसी भी फ्यूल के अंदर, कंप्लीटली सारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगी। तो नो वन एनी फ्यूल इज़ आइडियल फ्यूल। अब हम बात करते हैं फ्लेम की। फ्लेम का मतलब क्या होता है, जो जैसे हम कैंडल को लाइटनिंग करते हैं कैंडल की, तो वहाँ जो ऊपर उसकी लो दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। फ्लेम का भी हम टॉपिक अच्छे से डिस्कस करते हैं कि फ्लेम्स के अंदर कितने टाइप की लेयर्स होती हैं, क्या क्या होता है, कैसे बर्न होता है। If we heat one end of magnesium ribbon over a burner, we find that magnesium ribbon burns by producing a brilliant white flame। जैसे अब मैग्नीशियम का रिबन को हम बर्न करते हैं तो वहाँ से एक वाइट कलर की फ्लेम आती है। तो हमें कैंडल की फ्लेम भी देखी है, केरोसिन लैंप की भी फ्लेम देखी है, बंसन बर्नर की भी फ्लेम देखी है, और जो हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है उसकी भी फ्लेम देखी है। तो एक्चुअली फ्लेम क्या होती है, जो उसके ऊपर लो आई हुई होती है उसको हम फ्लेम बोलते हैं, जिसको साथ में हम क्या बोल सकते हैं, ज्वाला भी बोल सकते हैं, लपट भी बोल सकते हैं, आग की लपटें बोलते हैं जिसे हिंदी में। जैसे हमारे पास फिगर के अंदर शो कर रखा है, जब हम कैंडल लाइटनिंग करते हैं तो इस तरीके की कुछ फ्लेम आती है। जब हमारे पास बर्नर होता है तो लैंप होता है हमारे पास ऐसी आती है, और बर्नर होता है ऐसी आती है फ्लेम। तो फ्लेम क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कंबशन होती है या बर्निंग होती है गैसियस सब्सटेंस की टेक प्लेस। ऑल द गैसेज विच अंडरगो कंबशन प्रोड्यूस द फ्लेम। जितने भी हमारे सब्सटेंस होंगे, जितने भी फ्यूल्स होंगे, गैसेज फ्यूल्स होंगे, उन सब में क्या होएगा, फ्लेम बनेगी। बट ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपोराइज ऑन बीइंग हीटेड बर्न विद द फ्लेम। जो हमारे पास गैसियस फ्यूल्स होते हैं उनको अगर हम बर्न करेंगे तो हमारे पास फ्लेम प्रोड्यूस होएगी हर एक गैसियस फ्यूल के अंदर। लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड की बात करें हम, तो इनके अंदर सबके अंदर फ्लेम नहीं होती, सिर्फ उन फ्यूल्स के अंदर ही फ्लेम आएगी जिनको बर्न करने के बाद, जिनको जब हम बर्न करते हैं तो वो वेपोराइज हो जाए, उड़ जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आएगा, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स को अगर हम बर्न करते हैं, जो बाद में गैसेस बनाते हैं बर्न करने के बाद, उन्हीं से हमें क्या मिलेगी, फ्लेम मिलेगी। एलपीजी और बायोगैस, ये ऐसी गैसेस हैं जिनके अंदर कंबशन होता है। तो एलपीजी और बायोगैस हैं, वो जब भी बर्न होएंगी तो फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगी। जैसे वैक्स है और कैम्फर है। वैक्स हम कैंडल का भी ले सकते हैं, कैम्फर को हिंदी में कपूर बोलते हैं। ये सॉलिड सब्सटेंस है अगर देखें तो इनको, पर ये क्या करते हैं, जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेपोराइज हो जाते हैं, और हीट करने पे ये भी हमें फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर लिक्विड की बात करें तो केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको बर्न करने पे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या वेपर्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए केरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों भी फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ सब्सटेंस है हमारे पास जिनको बर्न करने पे फ्लेम्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। वो क्या क्या है, एलपीजी, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, मैग्नीशियम, केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। वैक्स कैंडल और जो केरोसिन ऑयल लैंप होता है हमारा, इनके पास क्या होती है, विक्स होती है। विक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी ये कैंडल होती है,
इसके ऊपर ये हमारी फ्लेम होती है। फ्लेम कहाँ से आती है? जो इसके साथ में हम एक धागा देखा होगा उसको हम विक बोलते हैं। जैसे ये कैंडल आपने सबने कैंडल तो आप सबने देखी ही है। यहाँ पे इसके एक विक होती है छोटी सी, वो पूरी अंदर तक होती है ऐसे। तो इसके ऊपर इसकी वजह से फ्लेम आती है, या इसके ऊपर इस तरीके से फ्लेम आती है। इसी तरीके से हमारे पास जो केरोसिन ऑयल लैंप होते हैं उनके अंदर भी विक्स होती है। जो मोल्टन वैक्स है और केरोसिन ऑयल है, ये विक के थ्रू ऊपर आते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फ्लेम को जनरेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो चारकोल है वो क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है, वो वेपोराइज नहीं होता हीट करने पे, तो चारकोल से हम फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। चारकोल के अंदर सिर्फ एक कंबशन होता है और वहीं से वो क्या होता है, ग्लो होता है। सिमिलरली कोल भी हमारा सॉलिड फ्यूल है, इसके अंदर भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि यहाँ भी वेपोराइजेशन नहीं होता, वो भी सिर्फ क्या करता है, ग्लो करता है कंबशन की हेल्प से। When fuel burn, the type of flame produced depend on the proportion of oxygen which is available for the burning of the fuel or the combustion of fuel। अब फ्यूल की बर्निंग होती है तो उस टाइम पे फ्लेम किस तरीके की आएंगी, कितने टाइप्स की होंगी, ये सब ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है, एयर के ऊपर डिपेंड करता है जो अवेलेबल होती है हमारी उस टाइम पे जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फ्लेम्स की टाइप्स को देखते हैं कि इस तरीके से कितनी ऑक्सीजन के अमाउंट में और कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। नंबर 1 इज़ व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई और द एयर सप्लाई इज़ इनसफिशिएंट, मतलब बहुत ही कम वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो फ्यूल होएगा वो इनकम्प्लीटली बर्न होएगा क्योंकि कंप्लीट वो बर्न नहीं कर सकता, इतनी अमाउंट वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से क्या होएगा, मेनली एक येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होएगी। ये कलर आपको याद रखने हैं, जब ऑक्सीजन की अमाउंट हमारी इनसफिशिएंट होती है तो यहाँ से येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। द येलो फ्लेम इज कोज्ड बाय द ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जो ये येलो फ्लेम आती है ये कहाँ से आती है, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो जले हुए नहीं होते, उन पार्टिकल से या इनकम्प्लीट कंबशन से फ्यूल के हमारे येलो कलर की फ्लेम आती है। दिस येलो फ्लेम प्रोड्यूस लाइट, सो इट इज़ सेड टू बी द ल्यूमिनियस फ्लेम। अब येलो कलर की जो फ्लेम होती है वो लाइटनिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए इसको हम ल्यूमिनियस फ्लेम बोलते हैं या लाइट गिविंग फ्लेम बोलते हैं। ल्यूमिनियस का मतलब ही ये होता है कि लाइट गिविंग, तो इसीलिए हम येलो फ्लेम को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस फ्लेम और लाइट गिविंग फ्लेम। जब हम वैक्स को बर्न करते हैं किसी भी कैंडल के अंदर तो वो येलो कलर का ही फ्लेम देता है या ल्यूमिनियस फ्लेम देता है, तो जो कलर है कैंडल फ्लेम का वो मेनली येलो होएगा। और जब केरोसिन को हम बर्न करते हैं तो वहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, येलो कलर का फ्लेम मिलेगा। इसी वजह से कैंडल को और केरोसिन ऑयल लैंप को दोनों को हम लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और बोथ हैव ल्यूमिनियस फ्लेम। जैसे हमारी फिगर के अंदर शो कर रखी है, वैक्स कैंडल बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ येलो फ्लेम। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जब हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट है, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हमें ऑक्सीजन चाहिए है वो वहाँ प्रेजेंट है, तो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न करेगा जिससे ब्लू कलर की फ्लेम प्रेजेंट होएगी। जब इनसफिशिएंट था तब येलो कलर की थी, और जब सफिशिएंट एयर प्रेजेंट है या सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारे पास ब्लू कलर की फ्लेम आएगी। ब्लू फ्लेम इतनी ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती, इसी वजह से ब्लू फ्लेम को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, मतलब नॉन लाइट गिविंग फ्लेम, जो लाइट को नहीं देती। एलपीजी स्टोव्स देखे हैं आपने, किचन स्टोव्स देखे हैं, वहाँ पे एलपीजी बर्न होती है ब्लू फ्लेम के साथ, क्योंकि ये क्या करती होती है, एक नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम होती है, लाइट हमें नहीं देती। द ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्लेम टेक्स प्लेस। अब जब ब्लू फ्लेम है वो कब होएगी, जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का। अगर कहीं भी आपको येलो फ्लेम मिलती है, कहीं भी किसी भी फ्यूल से येलो फ्लेम मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूल आपका कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहा है। अगर ब्लू कलर की फ्लेम आती है तो इट मीन्स वो कम्प्लीटली बर्न हो रहा है, द कम्प्लीटली कंबशन हो रहा है उसका एलपीजी का किचन स्टोव के अंदर, तो वहीं से क्या होता है, उसका ब्लू कलर का फ्लेम आता है। जो डिज़ाइन है बर्नर ऑफ किचन गैस का या स्टोव का इज सच दैट इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट एयर फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द एलपीजी।
अब जो कैंडल थी हमारी, उसके अंदर हम फ्लेम की स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उसकी फ्लेम्स होती हैं, या मतलब कंप्लीट ही येलो कलर की फ्लेम होएगी या कंप्लीट ही ब्लू कलर की फ्लेम देंगे, या मिक्सचर भी प्रेजेंट हो सकता है हमारे पास, इसकी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। फ्लेम जो हमारी होती है उसके अंदर हमेशा 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ आप साथ में फिगर में भी देख सकते हो साथ साथ। सबसे पहले हमारे पास इनर मोस्ट जोन होता है, जो यहाँ ब्लैक कलर का शो कर रखा है, ये क्या है हमारा इनर मोस्ट जोन है। उसके बाद मिडल जोन होता है और उसके बाद बाहर वाला आउटर जोन प्रेजेंट होता है। तो हमारी फ्लेम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, इनर मोस्ट, मिडल एंड आउटर। जो तीनों जोन होते हैं उन तीनों के अलग अलग कलर्स होते हैं और अलग अलग ही उनके टेम्परेचर होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, इनर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम। जो इनर मोस्ट जोन है फ्लेम का, ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। यहाँ क्या होता है, इनर मोस्ट जोन के अंदर सबसे ज़्यादा हॉट रीजन इनर मोस्ट वाला होता है हमारा। अनबर्न्ट वेपर्स होते हैं इसके अंदर कंबस्टिबल मटेरियल्स के। जैसे हम सिर्फ एक कैंडल की बात करते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको एक कैंडल के फॉर्म में समझाती हूँ। तो जो सबसे पहले जो हमारा जोन आएगा ब्लैक कलर का, यहाँ क्या होएगा, वैक्स के पार्टिकल्स अनबर्न्ट होएंगे, जो जले हुए नहीं होएंगे पूरे तरीके से, और यहाँ का टेम्परेचर भी हॉट होएगा, मतलब ये क्या होएगा, हल्का बहुत हॉट पार्ट होएगा। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इनर मोस्ट जोन होता है हमारा, वो क्या होता है, कोल्डेस्ट पार्ट होता है। कोल्डेस्ट पार्ट क्यों होता है, क्योंकि जो तीनों जोन होते हैं उन तीनों जोन्स में से सबसे इनर मोस्ट जोन का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड वन, द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम। मिडल जोन है हमारी फ्लेम का, वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। यहाँ पे ब्राइट और ल्यूमिनियस लाइट देता है ये हमें, क्योंकि येलो कलर की फ्लेम जहाँ मिलती है वो कैसी होती है, लाइट गिविंग फ्लेम होती है, ल्यूमिनियस फ्लेम होती है। जो फ्यूल है, वेपर्स हैं, वो पार्शली बर्न करेंगे मिडल जोन के अंदर। यहाँ पे भी इतनी एयर प्रेजेंट नहीं होती इस वजह से। जैसे हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट है फ्लेम की, अब जो अंदर वाली फ्लेम है यहाँ पे एयर पहुँच नहीं पाती, इस वजह से यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स के पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाली लेयर होती है, यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में पहुँच पाती है। तो यहाँ पे इसी वजह से पार्शली बर्न होता है, कम्प्लीटली बर्न हुआ पार्टिकल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम होती है। जो पार्शियल बर्निंग होती है यहाँ पे फ्लेम की, वो कार्बन पार्टिकल्स की होती है, और ये कार्बन पार्टिकल्स वाइट हॉट होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं, तो इसी वजह से ये येलो कलर हमें देता है। जो मिडल जोन है फ्लेम का, वो मॉडरेट टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। दिस जोन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, क्योंकि ऑलमोस्ट पार्ट कैंडल का हमारा यही होता है, इसका टेम्परेचर मॉडरेट होता है। ब्लैक वाले पार्ट से इसका ज़्यादा होता है, मतलब इनर मोस्ट जोन से टेम्परेचर इसका हाई होता है। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड इज़ द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज़ ब्लू। जो आउटर जोन होता है वो ब्लू होता है। ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि जो हाँ ब्लू लाइट या ब्लू फ्लेम हमें मिलती है वो नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है, जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये सबसे आउटर लेयर प्रेजेंट होती है और यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और सबसे हॉटेस्ट पार्ट ही ब्लू पार्ट होता है। आउटर जोन है फ्लेम का, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होएगी, हाईएस्ट टेम्परेचर होएगा, और नॉन ल्यूमिनियस पार्ट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो आउटर मोस्ट जोन है फ्लेम का, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है मिडल जोन के कंपैरिजन में। ये इस तरीके से एक एक्टिविटी है, यहाँ आप इसकी एक्टिविटी देख सकते हो, कर सकते हो कैंडल के साथ। अब बात करते हैं केरोसिन ऑयल की। जो केरोसिन ऑयल है, ये हमने पीछे अभी कैंडल की फॉर्म में बात की थी कंप्लीट फ्लेम की। अब केरोसिन ऑयल लैंप के अंदर देखते हैं, वो जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो एग्जैक्टली कैंडल फ्लेम के बिल्कुल सिमिलर होती है। इसके अंदर भी हमारे पास 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं, इनर मोस्ट, मिडल वन एंड आउटर मोस्ट। अब जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, एयर को ब्लो करता है एक पाइप के साथ, ताकि केरोसिन लैंप है वो क्या कर सके, मेल्टिंग और मोल्डिंग के लिए यूज़ किया जा सके
गोल्ड के पीसीज और सिल्वर के पीसीज के लिए, ताकि उनको हम क्या कर सकें, डिज़ायर्ड शेप के अंदर ज्वेलरीज को बना सकें। जब एयर ब्लो की जाती है ब्लो पाइप से फ्लेम के अंदर, वो क्या करती है, कंबशन उसकी ज़्यादा होती है। कैसे होएगी, जैसे हमारे पास इस तरीके से 3 पार्ट थे, तो जैसे अंदर की तरफ यहाँ पे पाइप लाके जैसे ही हम एयर ब्लो करते हैं यहाँ पे, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होएगी इस वजह से, और बर्निंग भी हमारी कंप्लीट होएगी, कंबशन कंप्लीट होएगी। अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब तक हमने सिर्फ बर्निंग के क्या देखे थे, करैक्टरिस्टिक्स देखी थी, या किस तरीके से फ्लेम के पार्ट्स थे और किस तरीके के फ्यूल प्रेजेंट थे। अब हम बात करते हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। हार्मफुल प्रोडक्ट कैसे होंगे बर्निंग से, जो बर्निंग है फ्यूल्स की, वो हमारे एयर्स में क्या करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट को छोड़ते हैं। सो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फ्यूल्स हैज़ harmful effects on the environment. The important harmful effects produced by the burning of the fuels are as follows. एक एक करके इनकी बात करते हैं। नंबर 1 इज द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स, जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या करेंगे, अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज करेंगे जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। इनका क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो ये एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। जो ये फाइन कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये एक टाइप से डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमें ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कोज करते हैं, जैसे अस्थमा। नंबर 2 इज़ incomplete combustion of fuels produce a very poisonous gas called the carbon monoxide. जब incomplete combustion होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस प्रोड्यूस होती है जो क्या होती है, पॉइजनस गैस है। अगर इस गैस को एक्सेसिव में इनहेल कर लिया जाए तो एक पर्सन की डेथ भी हो जाती है। हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए रूम के अंदर, और दरवाजे वगैरह बंद करके या विंडोज़ वगैरह बंद करके, अगर कहीं भी कोल या फायर साथ में हमारे बर्निंग है इन साइड में। दिस इज़ बिकॉज जब जो कोल बर्न करेगा वो क्या करेगा, इनसफिशिएंट सप्लाई में बर्न होएगा, एयर की अमाउंट कम होती जाएगी, मतलब ऑक्सीजन जो एयर के अंदर प्रेजेंट है वो कम होती जाएगी, और जो मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होएगी इनकम्प्लीट कंबशन से उसकी अमाउंट इंक्रीज करती जाएगी। तो पर्सन को कभी भी इस एरिया के अंदर या ऐसी जगह के अंदर कभी भी नहीं सोना चाहिए। नंबर 3 इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर इन द एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जब फ्यूल्स की बर्निंग होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक पोल्यूटेंट का काम करती है। इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज ऑल्सो कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। मेन रीज़न ये एक ग्लोबल वार्मिंग का भी है। कैसे होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एयर के अंदर जैसे ही आती है, जैसे ही फ्यूल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या करती है, जो सन की हीट है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप कर लेती है, मतलब उसको वापस बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मेनली यही होता है, टेम्परेचर राइज होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ड्यू टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर। ड्यू टू दिस राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो आइस होती है पोलर रीजन्स के अंदर वो क्या करेगी, पिघल जाएगी, बहुत जल्दी फास्टली पिघलेगी, और बहुत ज़्यादा पानी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा आइस की वजह से। इस वाटर की वजह से सी लेवल हमारे इंक्रीज कर जाएंगे, और जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे क्या होएगा, फ्लड का आगमन हो जाएगा। The low-lying coastal areas may be completely submerged under the water, leading to the loss of life and property. अगर low-lying areas होंगे, coastal areas होंगे, वो तो बिल्कुल destroy हो जाएंगे। Number 4th point is burning of coal, petrol and diesel produces sulfur dioxide gas which goes into the air. जो burning होएगी कोल, पेट्रोलियम और डीजल की, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होएगी जो एयर के अंदर पोल्यूटेंट का काम करेगी। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, सफोकेटिंग गैस होती है और साथ में कोरोसिव गैस होती है। इससे हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस भी निकलती हैं। तो इनका ऑल ओवर हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एनिमल्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, या किसी तरीके से भी इनके क्या होते हैं हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट होते हैं।
अब बात करते हैं केस ऑफ सीएनजी का। जो पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं हम फ्यूल्स के तौर पे व्हीकल्स के अंदर, उसको आजकल सीएनजी से भी रिप्लेस किया जाता है, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों सीएनजी से इसको क्या करते हैं हम रिप्लेस करते हैं? क्योंकि जब सीएनजी बर्न होती है तो वो बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करती है एज़ कंपेरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। सीएनजी गैस होता है वो क्या होती है, क्लीन फ्यूल की फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी धुआं प्रोड्यूस नहीं होता। अब सीएनजी की बर्निंग से बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स और बहुत ही कम स्मोक आता है, जिससे क्या होएगा, एयर पोल्यूशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और इस वजह से पेट्रोल और डीजल को सीएनजी से रिप्लेस किया जा रहा है। अब बात करते हैं वुड के केस में। जो वुड होता है वो यूज़ होता है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और हमारे जैसे घरों में हर जगह ये वुड तो यूज़ होता ही होता है, बहुत सालों से यूज़ होता आ रहा है। बहुत सारे रूरल पार्ट्स में हमारी कंट्री में पीपल आज भी वुड को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी लो होती है और अवेलेबिलिटी भी बहुत ईजीली होती है। तो एलपीजी की जगह भी हमारे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे वुड को यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी होती है एज अ बर्निंग फ्यूल ऑफ वुड। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? जैसे जब बर्निंग होएगी वुड की, वहाँ से क्या होएगा, लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होएगा जो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज होती है। नंबर 2 क्या होएगा, ट्रीज़ हमें क्या करते हैं, बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं। जब हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देंगे तो वहाँ से हमारे सब्सटेंस भी यूज़फुल जितने भी थे वो भी लॉस्ट हो जाएंगे, और साथ में यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में भी इफ़ेक्ट आएगा जब ट्रीज़ की अमाउंट कम होती जाएगी। जो कटिंग डाउन होती है ट्रीज़ की फ्यूल को ऑब्टेन करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। तो वुड हैव बीन नाउ रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स। तो इसी वजह से वुड को रिप्लेस किया गया, किसके साथ रिप्लेस किया गया आज के टाइम पे, कोल और दूसरे फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी है। एलपीजी हमारा एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तो ये क्या नहीं करता, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरा है हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस होती है वुड की एज कंपैरिजन टू हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू होती है एलपीजी की एज कंपैरिजन टू वुड। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा बर्निंग पे। एलपीजी बर्न करेगी विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक, पर वुड क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक को प्रोड्यूस करता है। एलपीजी बर्न होएगी कम्प्लीटली विदाउट एनी सॉलिड रेजिड्यू, लेकिन जब वुड बर्न करता है तो वहाँ से हमें रेजिड्यू मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐश। अब हम इसके क्वेश्चंस के डिस्कस करने के लिए इस पोजीशन पे आ गए कि हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। अगर कोई भी आपको कंप्लीट चैप्टर में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे को कौन सा चैप्टर अभी एक्सप्लेन करना चाहिए उसके बारे में आप बता सकते हो। थैंक यू।